नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। विज्ञान नगरी लखनऊ में आज साइंस एक्सपो 2026 का आयोजन हुआ, जिसके तहत युवाओं और बच्चों को विज्ञान की नई तकनीकों के प्रति जागरूक करना रहा है। साथ ही इस एक्सपो में कुछ ऐसी अद्भुत और विलुप्त वस्तुएं भी दिखी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को अचरज में डाल दिया। देखिए हमारी विशेष कवरेज संवाददाता प्रखर शुक्ला के साथ। नमस्कार, मैं प्रखर शुक्ला। इस समय मैं मौजूद हूँ विज्ञान की नगरी। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, आप साइंस सिटी का नाम बहुत सुनते होंगे। जो यहाँ के राजधानी लखनऊ के निवासी होंगे, साइंस सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। आज मैं आपको बता दूँ, मेरे यहाँ पे उपस्थित होने का एक विशेष कारण है। आज यहाँ पर साइंस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है देश के नागरिकों को, बच्चों को, युवाओं को साइंस के प्रति जागरूक करना और साइंस और टेक्नोलॉजी में जो नए इनोवेशंस हो रहे हैं, क्या नए मॉडल्स आ सकते हैं, कुछ ऐसे मॉडल जो पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने चाहिए, ऐसे तमाम मॉडल यहाँ पर उनकी प्रदर्शनी की गई है। हम आज आपको इस विशेष कवरेज में साइंस एक्सपो से रिलेटेड हर एक चीज़ें आपको दिखाएंगे और बहुत ही शानदार ये पूरे कवरेज होने वाले, तो आप कृपया अंत तक ज़रूर देखिए। आइए हम चलते हैं इसके अंदर सीधा, और देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे साइंस एक्सपो में हम इस समय एंटर कर चुके हैं। और ये पूरा एक माहौल आप जो देख रहे हो बगल पे, ये अलग अलग यहाँ पे मॉडल्स आपको दिखेंगे हमारे साथ, और हम ऐसे आपको और चीज़ें दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और तमाम जो जैसे यहाँ पे कुछ आप कॉलेजेस भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, वो भी अपने मॉडल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जो एक पब्लिक डोमेन्स जो है उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मैम, क्या मॉडल है मैम आपका और कहाँ से हो आप? नमस्कार सर, हम भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण लखनऊ से हैं। मेरा नाम रुचि मेहरोत्रा, मैं वरिष्ठ भूवैज्ञानिक। ये मेरे सहयोगी श्वेब हैं, ये भी भूवैज्ञानिक हैं। यहाँ पर हम एग्जिबिट्स लेकर के आए, मिनरल्स, रॉक, ओर्स और फॉसिल्स। यहाँ पे दो मॉडल्स हमारे पास डायनासोर्स की प्रजाति के हैं। ये भारतीय प्रजाति है, ये मॉडल राजासोरस कहलाती है प्रजाति, और दिस वन इज़ टाइटेनोसॉरस। ये हर्बीवोरस थे, ये कार्निवोरस इन नेचर थे। और बीच में जो जीवाश्म आप देख रहे हैं, ये डायनासोर का एग है। ये गुजरात से कलेक्ट किया गया है। रियल में ऐसा? यस, ये फॉसिलाइज्ड है। ये फॉसिलाइजेशन की प्रक्रिया से बाद में ये रिप्लेसमेंट के बाद ये ऐसा ठोस रूप ले लेता है। यहाँ पर आप ये कंसेंट्रिक रिंग वाला जो देख रहे हैं, ये स्ट्रोमेटोलाइट है, जो सबसे पहले जीव पृथ्वी पर आए थे, उनकी कॉलोनी है ये ब्लू ग्रीन एल्गी की, जिसको हम स्ट्रोमेटोलाइट की संज्ञा देते हैं। ये सोनभद्र जिले से मॉडल कलेक्ट किया गया है। जी, ये फॉसिलाइजेशन की प्रक्रिया में यही होता है। जी, जीवाश्म बन चुका है। ये एमोनाइट है, ये समुद्री जीव है, अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके परिवार के और जीव आप मॉडर्न, हाँ सर, इसको हम मीसोजोइक एरा के ये जीव थे, जिनको हमने बांटा था ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस में। तो ये लगभग 100 मिलियन ईयर्स पहले और 65 मिलियन ईयर्स पे जब वो मेटेराइट इम्पैक्ट हुआ था, तो उस समय फूड चेन डिस्टर्ब हो गई थी और डायनासोर विलुप्त हो गए थे। मैम, ये आपने मैम जो बताई, ये जो डायनासोर है ये हर्बीवोरस आपने बताया। मैम, आमतौर पे जो बातें होती है, क्या डायनासोर रियल में हर्बीवोरस होते थे? क्योंकि डायनासोर को लेकर जी बिल्कुल, हर्बीवोरस प्रजाति भी पाई गई थी। हमारे पास डायनासोर के फीकल मटेरियल भी हैं, जिनसे उनकी फूडिंग हैबिट और टेरिटोरियल लिमिट का पता चलता था। मैम, ये क्या चीज़ होगा? किम्बरलाइट आप बता रहे हो? ये किम्बरलाइट डायमंडिफेरस पाइप होते हैं। डायमंड बहुत डीप सीटेड कंडीशन में बनता है, तो ये इसी पाइप के माध्यम से बाहर आता है। मैम, हम लोग भी मैम साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, और जैसे ऐसी चीज़ों की उम्र पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन 14 डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें सही। मैम, ये थोड़ा इस बारे में प्रोसीजर बताइए कि कैसे हम इसके थ्रू एज का कैसे पता लगाते हैं? कार्बन 14 डेटिंग के माध्यम से भी हम पता करते हैं। जो हाफ लाइफ होती है, बेसिकली उससे कैलकुलेशन होता है। और भी अलग आइसोटोप्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। सभी आइसोटोप्स का यूज़ निर्भर करता है कि आप किस डोमेन में उसका प्रयोग करने चाह रहे हैं। जैसे फॉसिल्स के केस में आपका यूरेनियम और लेड की डेटिंग भी होती है, तो उनका आइसोटोप्स का आपका प्रयोग निर्भर करता है कि आप मतलब किस डोमेन में उसका यूज़ करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कलेक्शंस हम ओर्स के भी लेकर के आए हैं। ये बॉक्साइट है, जो कि ओर है एल्युमिनियम का, इससे एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है। और ये जो आप ओर देख रहे हैं, ये चैल्कोपाइराइट है। क्या ये किसी यूज़ भी
आ सकता है ना? जी जी, एल्युमिनियम का इस्तेमाल यूटेंसिल्स में भी रहा है, और आपका बहुत सारा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, धातु। जी, किन इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है ये ओर्स आपके देखिए अलग अलग मिनरल्स बेल्ट हैं, वो हमारा उड़ीसा, राजस्थान, सभी जगह से हमारे ये जो अभी आप देख रहे हैं ये कलेक्ट किया गया है कटनी मध्य प्रदेश से। जी, तो मिनरल्स वैसे तो देखिए हमारा भारत मिनरल रिच है, और यूपी के स्पेशली हम 2 मिनरल्स लेकर के आए हुए हैं। ये ग्लास सैंड है, ये जी प्रयागराज से कलेक्टेड है, और ये आपका बैंडेड आयरन फॉर्मेशन है, ये सोनभद्र से है। ये लैपिडोलाइट है, जो लिथियम आजकल बहुत पॉपुलर है, जिसके बैटरीज बनती, डिफेंस सिस्टम में भी इसका बहुत प्रयोग है। तो लिथियम का एक्सट्रैक्शन लैपिडोल, दिस इज द ओर ऑफ लिथियम। ये ओर है लिथियम का, आप देख पा रहे होंगे मैम। ये किस यूज़ आता है मैम लिथियम को? और लिथियम से, लिथियम जैसे बैटरी। ओके, लिथियम बैटरीज में। तो क्या इसका पहले इसको प्योरीफाई किया जाता होगा तब जाकर के सही? प्रोसेसिंग इज अ डिफरेंट पार्ट। वी आर जियोलॉजिस्ट, वी डू द मैपिंग पार्ट एंड वी गिव इट फॉर फर्दर prospecting. Like we will decide कि यहाँ पर ये like first we do the mapping, reconnaissance, then mapping, then for prospecting is further, drilling and prospecting are further part. और मैम ये तमाम यहाँ पे मैम मिनरल्स लगे हुए हैं मैम, और चूँकि मैम ये एक्सपो ऐसा है कि इसमें अगर हर एक चीज़ें कवर करें तो शायद मैम वो कम हो जाए। हमारे पास एक कवरेज वो तो बहुत कम पड़ेगी, इसको कई एपिसोड में ले आएंगे तब शायद जाकर के कुछ होता है। फिलहाल मैम आप एक छोटा सा ओवरव्यू दे दीजिए, कैसा क्या है ये? हाँ, मैं बताती हूँ। ये एक्सपो बहुत ही अच्छा है बच्चों को अवेयर कराने के लिए जियो साइंसेस के प्रति, और यहाँ पर हम मॉडल के माध्यम से बच्चों को यही जागरूक कर रहे हैं कि वो भी दे कैन ऑल्सो बिकम साइंटिस्ट। दिस इज़ ऑल्सो इन साइंस। एंड व्हाट यू आर सीइंग इन माय हैंड, ये एमेथिस्ट है, ये सिलिका ऑक्साइड का ही एक वैरायटी, क्वार्ट्ज की एक वैरायटी है जिसका ऑर्नामेंटल यूज़ भी है। राइट नाउ आई एम वेयरिंग रिंग ऑफ एमेथिस्ट। तो नाउ डेज इट, मतलब ये जो आपकी रिंग है यस यस, ये इसी मेटल की है? ये इसी की है। इसी और की क्या? This is not an ore. Or it is used as a ornamental purpose. तो इसको gemstone की तरह लोग यूज़ कर रहे हैं, amethyst. Ore is from which the metal can be profitably extracted. तो ये आप कमाल की बात है, ये एक मिनरल इसको बोलेंगे? बोल सकते हैं। मिनरल, इसी मिनरल की अंगूठी मैंने पहन रखी है, कमाल की बात है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, और मैं कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग हो तो मैम। हाँ, हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताएं। जैसा कि हम लोग ड्राइविंग करते हैं डेली रोज़मर्रा में, वी यूज़ मैप्स, हम गूगल मैप लगाते हैं। तो इसी तरह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मैपिंग के द्वारा हर स्केल पे हम लोगों ने मैप बना रखे हैं कि कौन सी रॉक टाइप्स कहाँ हैं। हमारे पास जब कोई मैप होगा तब हम उस पर्टिकुलर लोकेलिटी तक जा सकते हैं। तो इसी तरह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने लैंडस्लाइड के भी मैप तैयार कर रखे हैं। 1:50,000 स्केल पे पूरा सीमलेस मैप तैयार हुआ है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोजेक्ट नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग, जो कि लॉन्च किया गया था केदारनाथ आपदा के बाद। फिलहाल तो बहुत सारी आज इन्फॉर्मेशन होगी, और मैम अभी और भी हम कवर करते हैं, और मैम उसके बाद हम आपसे और अच्छे से मैम इस पर मुलाकात करते हैं मैम इस विषय पर। थैंक यू मैम। और आप देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और KOS यहाँ पर समथिंग डिफरेंट, आई मीन मतलब देखिए कितना आपको यहाँ पे आके इन्फॉर्मेशन के आप सेंटर पे मौजूद हो। इससे मैं आपको यहाँ पर शायद जो किताबी ज्ञान आप देखते होगा उसको आप रियल में आज चीज़ देख पाओगे। जो आप ओर्स, जो मिनरल्स की फ़ोटो आप किताबों में देखा करते थे, आज जिसको सामने आप एक्सपीरियंस कर पाओगे अपने हाथों में लेकर के उसको। और आपने देखा डायनासोर के एग को, जो फॉसिलाइजेशन से इस समय वो एक सॉलिड रिजिड फॉर्म में आ चुका है, वो यहाँ पर मौजूद है। और हमारे साथ इस समय देख पा रहे होंगे पीछे की एक ये मिसाइल का मॉडल है, जो कि इसरो और GSLV, ये इसरो द्वारा एक मिसाइल बनाई गई थी, उसका एक डमी मॉडल यहाँ पर रखा गया। हमारे साथ इस समय और कुछ युवा छात्र भी हैं और कुछ युवा हैं जो बताएंगे कि आज इनके पास क्या मॉडल है, और ये पूरा एक्सप्लेनेशन इस अपने मॉडल का करेंगे। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हूँ सर, और ये स्टूडेंट्स हैं हमारे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के। हमने यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है रिसाइकल चीज़ों से। आजकल हम लोग नोटिस करते हैं कि मतलब हमारे एरोप्लेन्स क्रैश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ आ रही है। सो हमने उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो ऊपर नीचे अगर होता है, फॉर एग्जांपल उनकी टर्बाइंस में अगर एक हुआ, वो स्पीड से तेज़ी से चलने लगा, एंड देयर इज़ अ एनकोडर विच गेट अ
एंगल, ये पता चल जाएगा कितने एंगल पे है, एंड उस हिसाब से ये तेज़ी से नहीं चल रहा होगा। सो यहाँ से ये रीड करके यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू इसको काउंटर बैलेंस कर फीडबैक देगा कि वो तेज़ चल रहा है, आपको इसको इन्हेंस करना है। सो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को बैलेंस कर लेगा। सो दुर्घटनाग्रस्त थोड़ी सी कम हो जाएगी इसमें। इससे दुर्घटना मतलब जो विमान दुर्घटनाएं हो रही हैं आजकल, जो टरबाइन से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, जो टरबाइन में कभी कभार फेलियर चीज़ें हो जाती हैं कि हमारा प्रोपेलर धीरे चल रहा है या टर्निंग हो जा रहा है, हमें मुड़ना है दूसरी तरफ है, मुड़ जाए। कोई ऐसा केस हुआ है जहाँ पे इस कारण से प्लेन क्रैश हुआ है? आपने ये जो अहमदाबाद वाला केस हुआ था उसमें ब्लैक बॉक्स का रीज़न आया था, बट समहाउ हमारे ये टरबाइन से रिलेटेड भी चीज़ें आई थी कि हमारे उसमें कुछ फेलियर चीज़ें हमने नोटिस की थी। सिंस इट इज़ अ ड्रोन पार्ट एंड अदर थिंग्स वी आर यूजिंग फॉर हेलीकॉप्टर पर्पस, बट हमारे ये चीज़ एनकाउंटर ये हम फेस कर रहे हैं कि आज की ये दिक्कतें मेरे को हो रही हैं हम लोग को। सर आपके मन में ये बनाने का आइडिया आया कैसे? ये हमारे यहाँ रोबोटिक्स लैब है, वहाँ पे स्टूडेंट अलग अलग काम आके अपने अपने काम करते हैं। तो उसमें ये प्रॉब्लम भी लोगों ने देखी कि ये इशू आते हैं जब प्लेन उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, तो या तो जो टर्बुलेंस आता है या तो वर्टिकल में आता है या तो हॉरिजॉन्टल में आता है, तो उनको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाए। तो उसके नतीजे में ये इन्होंने डेवलप किया इन लोगों ने। कितनी देर की स्टडी लगी या कितने लोग इसके पूरे मॉडल के पीछे थे, स्टडी के पीछे, और उसके बाद चूँकि आज आउटपुट पे है और इसके पीछे एक बहुत लॉन्ग जर्नी रही, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस या फिर कैसा क्या कुछ सीखने को मिला और कैसे काम हुआ? उसमें हमारी टीम है रोबोटिक्स लैब की, और उसमें हमारे हेड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के डॉक्टर आतिफ सर, उनके मिल के हम लोगों ने इस पर काम किया और इसको इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी स्पेन में, वहाँ इसको प्रेजेंट भी किया इन्होंने और इसको अप्रिशिएट भी वहाँ किया गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेड मॉडल है ये, वहाँ पे पेपर इस पर लिखा गया था और उसको प्रेजेंट किया गया था वहाँ पे। मीन अवॉर्डेड मॉडल है ये और काफ़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी ये मॉडल अवॉर्ड किया गया है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये एक लैब जो आपको मैंने बताया ना कि विमान हादसों को कम करने में मददगार साबित हो जाता है। जो टरबाइन रिलेटेड जो हादसे हुआ करते हैं उनमें ये मॉडल मैं ऊपर दिखाना चाहूँगा कि देखिए दोनों तरफ टरबाइंस लगे जो कि बैलेंसिंग का काम करते हैं और यहाँ पे रीडिंग के थ्रू पता चलता है कौन सा पार्ट इन बैलेंस है, कौन सा पार्ट जो ठीक है। तो ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं और आप पीछे देख पा रहे हो हर एक चीज़ का यहाँ पर विवरण भी लिखा हुआ है, जैसे इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ISRI लखनऊ। उसके बाद मैं थोड़ा सा और पढ़ के अगर बताऊँ तो यहाँ पे इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्ट्रैक, इस द्वारा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मतलब तमाम जो है KGMU का भी यहाँ पे एक कुछ न कुछ मॉडल यहाँ पे आप रखा गया है। तो देख रहे होंगे कि ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन का सेंटर मेरे को यहाँ पे आकर सच में अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एट द सेम प्लेस खड़े होकर सामने विजुअली देख पा रहा हूँ। पीछे देखिए आप और हमारे साथ इस समय जो है और भी कुछ हैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग से मॉडल हैं और हम और जानेंगे कि यहाँ पर क्या ये मॉडल हो सकते हैं और इन मॉडल को लेकर के क्या विशेष है, हम जानेंगे। सर कहाँ से हैं आप? हम नरोरा परमाणु बिजली घर से आए हुए हैं और हम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये क्या मॉडल है, इसका वर्किंग कैसे होता है सर? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है बेसिकली। इस मॉडल में क्या है, हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं ना एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। उससे न्यूक्लियर फिशन इंजेक्शन से जो हीट जनरेट होती है, उससे जो हमारी हीट मिलती है उसको हम हैवी वाटर में पहले हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। दैट हैवी वाटर सेकेंडरी साइकिल में जाता है, उधर से स्टीम बनती है, उस स्टीम से टरबाइन को रोटेट कराते हैं और टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड रहता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब बेनिफिट क्या है हमारे न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करने का, ये है जैसे आपने जाना होगा कि एज ए कन्वेंशनल फ्यूल हम कोई भी यूज़ करते हैं, जैसे 1 kg वुड यूज़ करेंगे तो लगभग हमको 1 यूनिट मिलती है 1 kWh, और इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम 1 kg कोल यूज़ करते हैं तो 3 to 4 यूनिट्स मिलती हैं। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल 1 kg नॉर्मल नेचुरल यूरेनियम अगर हम यूज़ करेंगे ना एज अ फ्यूल, तो हमको लगभग 50,000 यूनिट्स मिलती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल से एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है और इससे क्या होता है हमारा स्पेस की रिक्वायरमेंट भी कम होती है ना। और कोल आपको बहुत मात्रा में लेना होगा, वैगन्स ऑफ ट्रेन्स लेने पड़ेंगे। हाँ,
यस, कोल का रिप्लेसमेंट, क्योंकि फ्यूचर में कि कोल तो डिप्लीट हो रहा है, उसके बाद में ये और अच्छा रिप्लेसमेंट वही वाला कोल यूज होता है, लेकिन उस कोल से क्या होता है, हमारा CO2 एमिशन बहुत होता है। और हमारे PM मोदी जी का अपना विजन भी है कि 2070 तक हमको नेट जीरो कार्बन एमिशन फ्री करना है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी एक अपना ये आप देख सकते हैं कि अपना एक रोड मैप है कि 2047 तक हम लोगों को 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, जिसमें 50+ गीगावाट NPCL का पार्ट होगा और अदर 50 गीगावाट बाई अदर प्राइवेट प्लेयर्स हो सकते हैं, NTPC हो सकती है। आपके इस मॉडल को अगर एक वैश्विक या फिर अगर और अच्छे से बड़े स्तर पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो सर इंडियन इकोनॉमी में सर उसको कैसे हेल्पफुल रहेगा? बड़े स्तर पे तो यूज़ हो रहा है। आप देखो हमारे इंडिया में भी हम लगभग 8500 मेगावाट अभी बना रहे हैं न्यूक्लियर पावर, मतलब वी आर ऑपरेटिंग 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑल ओवर इंडिया। और हम कमिंग टाइम में 700 मेगावाट के रिएक्टर्स अभी हमारे 2 ऑपरेशनल हो चुके हैं और फर्दर बना रहे हैं, है ना। तो ये एक पूरा इंटरेस्टिंग सा मॉडल आपने देखा जो कि मतलब कम स्पेस लेगा और कम एनर्जी में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। और जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विजन था कि जैसे कई सारे मॉडल जब कोल बर्निंग होते हैं तो वहाँ से जाहिर सी बात है CO2 का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए भी थोड़ा सा एक हार्मफुल साबित होता है। बट स्टिल ये मॉडल ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी, इकोनॉमी को भी हर तरीके से हेल्पफुल करेंगे, हर तरीके से सशक्त करें। हम और अंदर जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि क्या कुछ विशेष है, आइए देखते हैं। और हमारे साथ इस समय इस पूरे कार्यक्रम के, इस पूरे एक्सपो के चीफ गेस्ट और श्री राजेंद्र कुमार जी मौजूद हैं, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और मैं सर से आज जानना चाहूँगा कि वो इस पूरे कार्यक्रम पर क्या कहते हैं और कैसा ये पूरा माहौल है। सर क्या कहना चाहेंगे सर, आज का जो यहाँ पे साइंस एक्सपो हो रहा है सर, और चूँकि आज से उसका समापन भी है, सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं रीजनल साइंस सेंटर लखनऊ को साइंस एक्सपो 2026 के आयोजन की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस साइंस एक्सपो 2026 में GSI को उन्होंने आमंत्रित किया, जैसा पहले या पिछले कुछ सालों में करते आ रहे हैं, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस एक्सपो में GSI के अलावा और भी कई कंपनीज़ या ऑफिसेस ने भी अपनी अपनी एग्जीबिशन यहाँ पर रखी है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इस एक्सपो के थ्रू सबको दिखाई गई है। बच्चों ने भी देखी, पब्लिक के लिए भी है, आम आवाम के लिए भी है। उससे नई चीज़ें देखने को मिली हैं। जहाँ तक GSI का तात्पर्य है, GSI ने भी आज इस एक्सपो के थ्रू अपनी कुछ अचीवमेंट्स को दिखाने की कोशिश करी है, जो वो काम करता है उसके लिए, और जो अपने और मिनरल्स, रॉक्स, इसके अलावा फॉसिल्स, ये सब भी दिखाए हैं इस आज की एग्जीबिशन में। यही चीज़ हमने और भी कई एग्जीबिशन में भी दिखाई है। इस वाली एक्सपो के साथ मिलकर और रीजनल साइंस सेंटर सिटी और GSI ने आज एक साथ मिलकर इस एक्सपो को सफल बनाया है। इस एक्सपो में HOD NR को चीफ गेस्ट की तरह बुलाया, गेस्ट ऑफ ऑनर दिया, उसके लिए हमें हार्दिक बधाई। स्वरूप मंडल साहब को और उनके सभी ऑफिस और रीजनल साइंस सेंटर को, सभी को बहुत बहुत बधाई इस आमंत्रण के लिए। जहां एक और GSI के बारे में बताना चाहता हूं, GSI की स्थापना 1854 में हुई, 45 में हुई थी, 1845 में हुई थी। तब से लेकर 175 साल इसको पूरे होने वाले हैं, और तब से लेकर ये डिफरेंट और मिनरल्स, लोहा, तांबा, सीसा, डायमंड, सोना, ये सब खोजने में लगा है। आज भी कार्यक्रम कर रहा है, और इसकी मिनिस्ट्री ऑफ माइन है जो ये दिशा निर्देश देती है कि आप अपने अपने विभाग के थ्रू और अपने अपने इकाइयों के थ्रू इसमें काम कीजिए, कार्य कीजिए। तो देश भर में GSI के कई सारे ऑफिसेज हैं जो ये काम कर रहे हैं और करते, इसमें वो देश के आर्थिक विकास के लिए, मिनरल विकास के लिए, इंडस्ट्री के लिए और इंडस्ट्रीज़ वालों के लिए, आम आवाम के लिए देश में बहुत काम कर रहे हैं। और इसमें अभी भी हमारे पास में जो लखनऊ ऑफिस है, इसमें जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, UP, ये जो क्षेत्र आते हैं, इसमें GSI अपने निरंतर काम कर रहा है। और इसमें लोहा उत्तर प्रदेश में
और लाइमस्टोन उत्तर प्रदेश में, लिथियम जम्मू में, उत्तराखंड में वेनेडियम और हिमाचल में वेनेडियम जैसे कई पदार्थों की खोज हो चुकी है, जो ऑक्शन भी किए जा रहे हैं। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से या डीजीएम के थ्रू ऑक्शन हो रहे हैं, जिसको विभिन्न भिन्न कंपनियां खरीदेंगी, लेंगी और उसमें से आम जनता के लिए ये खनिज पदार्थ उपलब्ध करवाएंगी। सर, जैसे आपने अभी जो हमारा आपने आर्थिक विकास की बात की, सर 1 फरवरी को हमारा बजट भी पेश होने जा रहा है। सर इसमें सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आपको क्या लगता है, सर गवर्नमेंट को कितना फोकस करना चाहिए या फिर कितना % मतलब इस पूरे बजट का इस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी एक अपलिफ्टमेंट मिल सके, और ताकि क्योंकि ऐसे मिनरल्स की खोज करें जो आमतौर पर देश के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सर नए बजट में ये उम्मीद है कि स्कूल और साइंस के सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आने वाले सभी म्यूज़ियम्स के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए ज़रूरी है इसका विकास किया जाए और इसका प्रावधान भी किया जाए। जहाँ तक जीएसआई की बात है, जीएसआई जैसा पहले निरंतर काम कर रही है, आज भी करेगी, आगे भी करेगी, कर रही है। तो इसमें ऐसे पैसे की या किसी बजट की अभाव नहीं रहती हमारे मंत्रालय में। थैंक यू सर। और जो अभी सर बच्चों को क्या कहना चाहेंगे सर साइंस को लेकर के, जो साइंस एक्सपो हुआ है सर, अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस फैलाना ही हमारा एक मोटिव रहा है एक्सपो का, सर क्या कहना चाहेंगे यूथ को और साइंस को लेकर के, सर क्या कहना चाहेंगे? आज साइंस एक्सपो 2026 के इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो बच्चे आए, स्कूल के बच्चे आए, उनके अध्यापक आए, उनके लिए संदेश है कि आज जैसे हमको मोबाइल का डाटा यूट्यूब में, मोबाइल में मिलता है, इतना सस्ता किसी भी देश में नहीं है, किसी भी कंट्री में नहीं है। हमारे भारत में ये एक बहुत अच्छी सुविधा है। तो बच्चे साइंस की एग्जीबिशंस के बारे में देखें और खोज के बारे में देखें, नई खोज क्या कर सकते हैं उसके बारे में देखें। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ऐसे कैसे बड़े बड़े छोटे छोटे आविष्कार से अगर शुरुआत करें तो उनका बहुत बड़ा योगदान भी होगा। जैसे होता है, करते हैं, लेकिन अभी और करें तो और अच्छा होगा। भारत के देश के लिए तो विकास के लिए बहुत अच्छा होगा। और देखिए इस समय हम एक ऐसे ऑडिटोरियम में मौजूद हैं जो कि पीछे बड़ा सा स्फीयर देख पा रहे हैं, और सर हमारे साथ हैं और ये बताएंगे कि पूरा स्फीयर क्या है, ये पूरा ऑडिटोरियम किस लिए डिज़ाइन। सर क्या ये है पूरा मॉडल क्या है? ये बहुत ही यूनिक मॉडल है। यहाँ पर बेसिकली हम बच्चों को क्या करते हैं, ये हमारे पास जो 3D एक नॉलेज ऑन स्फीयर करके जो बनाया गया है, इसके ऊपर हम पूरी तरीके से बच्चों को गैलेक्सीज के बारे में, डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में उनको विजुअली एक वो करके दिखाते हैं, समझाते हैं। जैसे हमारे पास ये सामने भी आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर पिक्चर हमारी गैलेक्सी की, मिल्की वे की है, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम कहाँ पर स्थित है उसके बारे में बच्चों को जानकारी देना। इसके बाद हम चलते हैं कि अपने सोलर सिस्टम के अंदर जिसका मेन मुख्य हमारे पास क्या है, सन है। आप ये बहुत सुंदर पिक्चर देख पा रहे हैं, सोलर फ्लेयर्स और सारी चीज़ों के बारे में। अब इसके बाद जब हम पूरे सौर परिवार के बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सूर्य से सबसे नज़दीक का जो हमारे पास ग्रह है वो हमारे पास क्या है, बुध के रूप में मौजूद है। बहुत सुंदर सी पिक्चर आप इस फेयर पर देख सकते हैं। रियल जैसा ये फील दे रहा है, बिल्कुल रियल फीलिंग है। और आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्रेटर्स भी दिखेंगे जो कि बहुत समय पहले यहाँ पर हुई टक्कर, जो कि उल्का पिंड या तरह अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, टकराने से यहाँ पर जो बने हुए गड्ढे आप क्लियरली देख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों को जब हम नेक्स्ट चलते हैं तो देखो ये वीनस की पिक्चर बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है। और ये भी जो इसकी विजिबिलिटी है, आप इसको जब आप सामने से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ सूर्य जैसी प्रॉपर्टी को लिए हुए है। तो इसमें क्या है, ये सूर्य तो है नहीं, क्योंकि सूर्य तो एक तारा है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, ग्रह की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसी कौन सी यूनिक चीज़ है जिसके कारण ये सूर्य जैसा दिख रहा है। तो सूर्य किस लिए जाना जाता है, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत गर्म तारा है। तो ये भी क्या है, यहाँ पर क्या है, ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स में सबसे क्या है, ये गर्म ग्रह है। इसके बाद हमारी सुंदर पृथ्वी, जहाँ पर हम लोग क्या है निवास करते हैं। सर अलग अलग आप यहाँ पर अच्छे देख सकते हैं, इतनी स्पीड से रिवॉल्व हो रही है, स्टिल हम लोग जो है फिक्स एक जगह खड़े हैं। हाँ स्टिल, बिल्कुल। और ये बहुत मतलब एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है। आप देखिए इसमें बच्चे आप देख सकते हैं। मैं इस समय, मुझे अगर सही बताऊँ, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं एक खुद ही स्पेस में आ चुका हूँ और उसकी एक पूरी यात्रा कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर बच्चे हमारे साथ ट्रैवल कर सकते हैं और उसकी एक अनुभूति ले सकते हैं कि जो हमसे इतना दूर है वो कैसा दिखता है, उसकी फीलिंग कैसी हो सकती है। यस, आगे अगर हम चलें तो देखो जिसको हम बार बार चंदा मामा बोलते हैं, वो देखो पास से दिखता कैसे है।
आप बच्चे पूछेंगे लिटरली इट्स अमेजिंग। यस, और बच्चे पूछेंगे सर ये तो उपग्रह है, इसके पास तो अपनी कोई लाइट होती नहीं, ये चमक क्यों रहा है? तो ये चमक रहा है सूर्य के प्रकाश से। तो ये चंदा मामा बहुत यूनिक है। इसके बाद अगर हम चलें तो देखिए हमारे पास ये क्या है, मंगल ग्रह। देखो ये भी रेडिश कलर लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसका रीजन जो है यहाँ पर प्रेजेंस जो आपके आयरन ऑक्साइड है उसका रीजन है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद अगर हम चले हमारे पास देखते हैं नेक्स्ट जुपिटर, पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह यही है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सुंदर पिक्चर देख सकते हैं इसके सबसे बड़े उपग्रह की, और यहाँ तक कि सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड की। इसके बाद अगर हम चले नेक्स्ट तो ये है सैटर्न की पिक्चर, सुंदर सुंदर छल्लों से चारों तरफ घूमता हुआ, हाँ चमकता हुआ पूरा गैसियस प्लैनेट। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये सुंदर पिक्चर देख सकते हैं यूरेनस की, और ये पूरा आपको लग रहा होगा कि ये कुछ पानी पानी जैसा ब्लूइश कलर का दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पर ये भी एक प्रकार, हाँ कोल्डेस्ट प्लैनेट है, और वो भी बहुत खूबसूरत है एक चीज़ कि ये सबसे दूर नहीं है लेकिन सबसे ठंडा, जैसे मरकरी सबसे पास लेकिन सबसे गर्म नहीं, गर्म सबसे शुक्र। तो ये मतलब पूरा जो हमारा ब्रह्मांड, आकाशीय पिंड, तमाम प्रकार की नई नई चीज़ों से भरा पड़ा। लास्ट अगर हम अपने ग्रह को देखें तो हमारे पास ये है वरुण, नेपच्यून, ये हमारे सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे वैसे ही सेम पैचेज, आपको प्रेजेंस ऑफ आइस शीट्स, ये सब चीज़ें मिलेंगी, सुपरसोनिक स्पीड से हवाएं चलती, ये पूरा मतलब एक पूरा अगर हम सिस्टम देखें तो ऐसा लगता है कि कैसे ईश्वर ने, नेचर ने, जो भी आप बोलो उसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस प्रकार हम आते हैं, बच्चों को समझाते हैं, उनको सौर मंडल की एक यात्रा कराते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं। काफ़ी आश्चर्यचकित होते होंगे कि बताओ जो किताबों पर सामने देख पा रहे हैं, हम अपनी नंगी आंखों से इनको नहीं देख सकते, लेकिन हमने क्या है यंत्र के माध्यम से इनकी बहुत अच्छी हाई क्वालिटीज इमेजेस यहाँ पर बच्चों को दिखाई है। ये बहुत अच्छा यहाँ पे रहा, और सर ने हमारे साथ जो इतने अच्छे, इतने विस्तृत तरीके से इस सोलर सिस्टम की पूरी संरचना को एक्सप्लेन किया है, ये वास्तव में बेमिसाल लाजवाब तकनीक का ऐसा उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सर ने जो यहाँ पर जिस तरीके से वो भी काफ़ी लाजवाब तरीके से बताया। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रखर शुक्ला की रिपोर्ट। विज्ञान व तकनीक हमारे देश के मुख्य अंग है। ऐसे में इस तरह के आयोजन न केवल युवाओं को जागरूक करते हैं बल्कि देश की प्रगति को भी मजबूती प्रदान करते हैं। और ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।